इंडियन पोलिटिकल थिंकर चैप्टर 10 का ये आपको चैप्टर 10 पार्ट 6 होगा। पार्ट 6 के अंतर्गत यहाँ पे हम आपको आदर्शवादी विचार आइडियलिस्टिक के बारे में देखते हैं। पर आपको देखिए समान परिचय जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन की आदर्शवादी धारा का मुख्य सरोकार भारत की सांस्कृतिक अस्मिता कल्चरल आइडेंटिटी को प्रकाश में लाने से था कि उसके आधार पर सुदृढ़ राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट का निर्माण किया जा सके। जहाँ आधुनिक भारत का जहाँ आधुनिक भारत का उदारवादी चिंतन प्रत्यक्ष रूप से पश्चिमी उदारवाद लिबरलिज्म से प्रेरित था, यहाँ का आदर्शवादी चिंतन उस तरह पश्चिमी आदर्शवाद आइडियलिज्म से प्रेरित नहीं था। बहुत यह मान सकते हैं कि भारतीय आदर्शवाद की तार्किक संरचना लॉजिकल स्ट्रक्चर और पश्चिमी आदर्शवाद के तार्किक आधार से मिलती जुलती थी। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की परंपरा में आदर्शवाद के आरंभिक संकेत प्राचीन माननीय दार्शनिक प्लेटो के चिंतन में ढूंढे जा सकते हैं। आधुनिक राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में आपको आदर्शवाद की चिंता का मुख्य विषय स्वतंत्रता फ्रीडम के नैतिक आधार का पता चलता है। देखिए आपको पता लगाना एक मिनट। फिर मुख्य विषय स्वतंत्रता फ्रीडम के नैतिक आधार का पता लगाना है। देखिए दार्शनिक प्लेटो का जीवन का आपको 428 से लेकर 327 ईस्वी पूर्व तक रहा। वैसे उदारवाद लिबरलिज्म का ध्येय व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना था, परंतु इसका विचार क्षेत्र बहुत सीमित था। इसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी रेशनल क्रिएचर मानते हुए यह सोचा जाने लगा था कि मनुष्य का विवेक मोटे तौर पर अपने स्वार्थ सेल्फ इंटरेस्ट का सही हिसाब लगाने की क्षमता में निहित है। समान हित देखिए यहाँ पर समान हित कॉमन गुड की परिभाषा भिन्न व्यक्तियों के स्वार्थ। देखिए यहाँ पर समान हित कॉमन गुड की परिभाषा भिन्न व्यक्तियों के स्वार्थों के जोड़ के रूप में दी जा रही थी। यह प्रवृत्ति स्वतंत्रता के नाम पर व्यक्तियों को समुदाय कम्युनिटी से मुंह मोड़ने की प्रेरणा दे रही थी। इसे मनुष्य की नैतिक और सामाजिक भावना की बुनियाद इसे मनुष्य देखिए आपको नैतिक आधार भी देखिए आप स्वतंत्रता के नैतिक आधार का पता लगाना है। वैसे उदारवाद लिबरलिज्म का ध्येय भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना था, परंतु इसका विचार क्षेत्र बहुत सीमित था। इसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी रेशनल क्रिएचर मानते हुए सोचा जाने लगा था कि मनुष्य का विवेक मोटे तौर पर अपने स्वार्थ सेल्फ इंटरेस्ट का सही हिसाब लगाने की क्षमता में निहित है। समान हित कॉमन गुड की परिभाषा भिन्न व्यक्तियों के स्वार्थों के जोड़ के रूप में दी जा रही थी। यह प्रवृत्ति स्वतंत्रता के नाम पर व्यक्ति को समुदाय कम्युनिटी से मुंह मोड़ने की प्रेरणा दे रही थी। इससे मनुष्य की नैतिक और सामाजिक भावना की बुनियाद खोखली हो रही थी। आदर्शवाद ने मानव जीवन की अधूरेपन को भरने का बीड़ा उठाया। आगे हम देखिए क्या कि आदर्शवाद की आइडियलिज्म की बात यहाँ पे देखिए। आदर्शवादी आइडियलिज्म की बात यहाँ पर की। आदर्शवादी आइडियलिज्म आपको क्या होता है इसको यहाँ पर देखिए। इसमें आपको देखिए आदर्शवादी आइडियलिज्म में देखिए आपको पश्चिमी चिंतन से जो आदर्शवाद के अंतर्गत यह विश्वास किया इस जगत में जितनी भी वस्तु अस्तित्व में वे भौतिक वस्तु मेटेरियल थिंग्स नहीं है, बल्कि वास्तव में वे केवल मानसिक वस्तु है, मेंटल थिंग्स है। अर्थात वे सूक्ष्म तत्व या विचार तत्व की स्थूल अभिव्यक्ति है। दूसरे शब्दों में सृष्टि का सार तत्व जड़ पदार्थ मैटर नहीं, बल्कि चेतना या चेतन तत्व कॉन्साइसनेस है। अतः आदर्शवाद का सिद्धांत जड़वाद या भौतिकवाद मेटेरियलिज्म का विपरीत रूप प्रस्तुत करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार भौतिक जगत की तरह सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं भी चेतन तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। इतिहास के किसी भी दौर की सामाजिक संस्थाओं में निहित चेतन तत्व जितना उन्नत उत्कृष्ट उदांत होगा वह समाज उतना ही उन्नत और महान होगा। इस तरह यह सिद्धांत आदर्श आइडियल की कल्पना से अनुप्रमाणित है और यही विशेषता इसके नाम को सार्थक करती है। जर्मन दार्शनिक G.W.F. हेगल को आदर्शवाद का प्रमुख नायक माना जाता है। इससे पहले जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के विचिंतन में आदर्शवाद की ओर गहरा रुझान दिखाई देता है। बाद में दो अंग्रेज दार्शनिकों T.S. ग्रीन और बर्नार्ड बोसांग के ने इसे नई दिशाओं में विकसित किया। अब देखिए G.W.F. हेगल का जीवन काल 1717 से लेकर 1831 ईस्वी तक रहा और आपको इमैनुअल कांट का जीवन काल 1724 से लेकर 1860 ईस्वी तक रहा और आपको फिर बर्नार्ड बोसांके का जीवन 1848 से लेकर 1927 ईस्वी तक रहा। ये देखिए आधुनिक भारत
इसमें देखिए आपको आधुनिक भारत के आदर्शवादी विचारक यूरोप के आदर्शवादी तरह यह मानते यह मानते थे कि सृष्टि का प्रकट रूप वस्तुतः इसमें निहित विचारों या प्रत्ययों आइडियाज के व्यक्ति है, क्योंकि विचार या चेतना कंसाइसनेस की सृष्टि का सार तत्व है। अतः प्रत्येक समाज संस्था किसी न किसी विचार का व्यक्ति है। मनुष्य के शरीर बॉडी में उनकी आत्मा स्पिरिट के अस्तित्व के कारण ही जीवन का संचार होता है। अन्यथा शरीर जड़ है, तो आत्मा ही चेतन तत्व है। मनुष्य का विकास उसकी आत्मा के विकास से निर्धारित होता है। यही चेतन तत्व या आत्मा मनुष्यों को एक दूसरे से मिलाकर समाज या समुदाय में के बंधन में बांधती है। प्रत्येक समुदाय अपनी अपनी चेतना के विकास के स्तर के अनुरूप अपनी अपनी परंपराएं और संस्कृति विकसित करता है। इस तरह के आधार पर भारतीय आदर्शवादियों ने यह मान्यता प्रस्तुत की कि भारत अपनी तरह का एक समुदाय है। उसकी अपनी संस्कृति है, उसकी अपनी संस्कृति या अपनी परंपराएं है और अपना व्यक्तित्व है। उसके इस व्यक्तित्व को कायम रखने में उसकी सार्थकता है। उसे क्षति पहुंचाने का अर्थ होगा सृष्टि के स्वाभाविक व्यवस्था में बाधा डालना। इस तरह भारत के आदर्शवादियों ने भारत की राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने और उसके आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण करने का संकल्प लिया है। इस देखिए यहाँ पर निर्माण करने का संकल्प लिया है। इस आंदोलन के देखिए यहाँ पर इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत की प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान करना था, ताकि देखिए यहाँ पर क्या प्रोत्साहन करना था। ताकि भारत के लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना का संचार करके उन्हें स्वाधीनता की ओर प्रेरित किया जा सके। इस विचार प्रणाली को नायकों में स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, महर्षि अरविंद, सुब्रहान्य भारती, वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो पहले आपको सवाल स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन का 1824 से लेकर 1883 ईस्वी तक रहा। इसमें देखिए आधुनिक भारतीय समाज, देखिए यहाँ पर क्या कि आधुनिक भारतीय स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारतीय समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्म और विचारक थे, जो हिंदू समाज को जड़ीभूत प्रथाओं और अंधविश्वासों के बंधन से मुक्त कराने का संकल्प किया और उसके प्राचीन गौरव के पुनरुत्थान का बीड़ा उठाया। उन्होंने धार्मिक जीवन बहुदेव पूजा तथा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए निराकार एक स्वरवाद का प्रचार किया। नाना प्रकार के मतांतर पंथ और संप्रदायों में बटे समाज को सुधारने के मार्ग पर एकजुट करने के लिए उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इस तरह उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण इंडियन रेनेसांस को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी दयानंद की सबसे विख्यात ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। भारतीय पुनर्जागरण के प्रवृत्ति नायक के अनुभव करते थे कि हिंदू समाज का पतन जाति प्रथा कास्ट सिस्टम की कठोरता का परिणाम था। प्राचीन काल और मध्यकाल में गौतम बुद्ध 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व और सिख गुरुओं ने 15वीं से 18वीं शताब्दी तक हिंदू धर्म के बाहर समतावादी समाज इक्विलिटेरियन सोसाइटी स्थापित किए थे। कुछ हिंदू इस्लाम ईसाई धर्म अपना कर हिंदू धर्म के बाहर सामाजिक विषमता सोशल इनइक्वालिटी से बचने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की थी। इसके विपरीत स्वामी दयानंद ऐसे विलक्षण सुधारक थे जिन्होंने हिंदू समाज को भीतर सुधारने का प्रयास किया ताकि उसे बिखरने से रोका जा सके। उन्होंने हिंदुओं को अपने समाज के ऐसे पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित किया जिसमें जाति प्रथा कठोरता लुप्त हो जाती है। देखिए जिन अन्य विचारकों ने जाति प्रथा पर प्रहार किया तो उनका प्रयास स्वामी दयानंद के संदेश जितना प्रभावशाली नहीं रहा। ब्रह्मा समाज संस्था राजा राममोहन राय जाति प्रथा के प्रखर आलोचक थे, परंतु उनका ध्यान हिंदू आस्था के पुनर्निर्माण और सामाजिक कुरीतियों के निराकरण तक सीमित रहा था। देखिए राजा राममोहन राय के जीवन का 1772 से 1830 ईस्वी तक रहा। देखिए स्वामी विवेकानंद ने भी जाति प्रथा की निंदा की, परंतु उन्होंने अपना ध्यान मानव सेवा की गतिविधियों पर केंद्रित किया, जो अपने आप में सराहनीय लक्ष्य था। जाति प्रथा को सुधारने में उनका विशेष योगदान नहीं रहा। दूसरी ओर स्वामी दयानंद हिंदू आस्था के नव निर्माण, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, मानव सेवा से जुड़े कार्य और हिंदू समाज के पुनर्निर्माण पर एक जितना ध्यान दिया जिसमें जाति प्रथा कठोरता को समाप्त करने का विशेष प्रयत्न किया गया था। अब स्वामी विवेकानंद का जीवन का 1863 से 1902 ईस्वी तक रहा। जाति प्रथा सुधार रिफॉर्म्स ऑफ द कास्ट सिस्टम की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर रिफॉर्म्स ऑफ द कास्ट सिस्टम की परंपरागत आर्य प्रथाओं और वैदिक धर्म के समर्थक के नाते स्वामी दयानंद वर्णाश्रम धर्म को मान्यता देते थे। इसके अनुसार हिंदू, यहाँ देखिए इसके अनुसार
देखिए आप इसके अनुसार हिंदू समाज चार वर्णों या जातियों में बटा था। ब्राह्मण का कार्य विद्या का अध्ययन अध्यापन और राजा को मंत्रणा देना। क्षत्रिय का कार्य, देखिए क्षत्रिय का कार्य युद्ध और शासन करना। वैश्य का कार्य व्यापार करना और शूद्र का कार्य सेवा करना। तो व्यक्ति का जीवन 4 आश्रमों या भागों में बटा था, जिनके पृथक पृथक कर्तव्य थे। देखिए ब्रह्मचर्य श्रम, देखिए ब्रह्मचार्य श्रम, गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचार्य श्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। स्वामी दयानंद ने संकेत, देखिए स्वामी दयानंद ने संकेत दिया कि वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का परिचित विकृत हो चुका था। अतः उन्होंने इसे विवेक सम्मत बनाने के लिए समाज सुधार का मार्ग दिखाया। उन्होंने तर्क दिया कि प्राचीन वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर आधारित थी। वैदिक युग में मनुष्य की जाति जन्म से निर्धारित नहीं होती थी। मनुष्य का गुण कैरेक्टर, कर्म, एक्शन और स्वभाव नेचर ही उसकी जाति का तर्कसंगत आधार थे। आज के युग में जन्म को जाति का एकमात्र आधार मानकर इसे तर्कशून्य बना दिया गया। परिणाम यह कि परिणाम यह कि बहुत सारे लोग केवल जन्म के आधार पर उच्च स्थिति का दावा करते थे। हालांकि ना तो उनमें उपयुक्त गुण पाए थे और ना वे इससे जुड़े कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर कई लोग उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव रखते हुए भी उपयुक्त स्थिति से वंचित रह जाते हैं। स्वामी दयानंद वर्ण व्यवस्था को फिर से तर्कसंगत रूप देने का सुझाव रखकर अंतरजातीय गतिशीलता, इंटरकास्ट मोबिलिटी का समर्थन किया, ताकि कोई भी मनुष्य अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार एक जाति से दूसरी जाति में प्रवेश कर सके। फिर आपको देखिए जड़ीभूत हिंदू समाज के लिए यह एक क्रांतिकारी संदेश था। स्वामी दयानंद जाति प्रथा की एक और विकृति छुआछूत या अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी की प्रथापत्ति का प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यह प्रथा न केवल अनुचित और अमान्य है बल्कि यह वैदिक धर्म के विरुद्ध भी है। यह बात महत्वपूर्ण है कि आगे चलकर महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता की प्रथा का विरोध करते हुए इसके उन्मूलन का आंदोलन चलाया और भारतीय संविधान 1950 के अंतर्गत कानूनी तौर पर इसका उन्मूलन कर दिया। देखिए अस्पृश्यता, जिसको हम अनटचेबिलिटी बोलते हैं, देखिए अस्पृश्यता हिंदू समाज के पतनोन्मुख दौर की एक कुप्रथा थी, जिसमें समाज के एक बड़े हिस्से को जाति बाह्य आउटकास्ट मानकर सवर्ण हिंदुओं के शरीर या उनके उपयोग की वस्तुओं का स्पर्श करने का अधिकार से वंचित रखा जाता था। इन्हें सामुदायिक कुओं या तालाबों से पानी भरने, सामुदायिक घाट पर नहाने, सामुदायिक भोजनालयों में देखिए यहाँ पर सामुदायिक भोजनालयों में भोजन करने या सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन्हें भगवान के मंदिर में भी प्रवेश का अधिकार नहीं था। इन तथाकथित अस्पृश्य जातियों के प्रति फैले हुए सामाजिक अन्याय को ध्यान खींचने के महात्मा ज्योतिबा फुले ने इन्हें दैत्य की संज्ञा दी थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने दैत्य की संज्ञा दी थी और अब यह शब्द विस्तृत रूप से परिचित है। देखिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने ही आपको दैत्य इनको बोला था, इस छोटे लोगों को। अब यहाँ क्या महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन काल 1827 से 1890 ईस्वी तक रहा। अब फिर आगे इसमें आपको क्या राजनीतिक संगठन सिद्धांत देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखिए। स्वामी दयानंद राजनीतिक संगठन अपनी चिंतन प्रणाली के निर्माण वैदिक धर्म और मनुस्मृति की शिक्षाओं के अनुसार किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार राजतंत्र मोनार्की अपनी आस्था व्यक्त की। राजा एक आदर्श क्षत्रिय होना चाहिए और राजपद किंगशिप और राजशक्ति पॉलिटिकल पावर का सृजन स्वयं ईश्वर ने किया है। दंड राजशक्ति का प्रतीक है। प्रजा और धर्म की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है और इसकी सामर्थ्य उसे दंड से प्राप्त होती है। दंड तेजोमय शक्ति है। मनुस्मृति में दंड की महिमा को इसलिए विवरण दिया गया है जिसे स्वामी दयानंद ने उद्धृत किया है। देखिए इसके अनुसार दंड ही राजा वह न्याय का संस्थापक और शासन करता है। वही चारों वर्ण और चारों आश्रमों की व्यवस्था का संरक्षक है। जब प्रजा नींद में मग्न होती है दंड तब भी जागता रहता है। इससे दंड ही धर्म का पर्याय है। स्वामी दयानंद चेतावनी दी कि जब दंड सद्विचार से धारण किया जाता है तब वह प्रजा को आनंद प्रदान करता है। जब दंड बिना विचारे चलाया जाता है तब वह राजा को ही ले डूबता है। दुष्चरित राजा स्वयं दंड से मारा जाता है। देखिए राजा और प्रजा को मिलकर सुख, समृद्धि और ज्ञान की वृद्धि के 3 सभाएं संगठित करनी चाहिए। देखिए विद्या सभाएं, एजुकेशनल काउंसिल, धर्माय सभाएं, रिलीजियस काउंसिल और राज्य सभाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, ताकि ये सभाएं मिलकर समस्त मनुष्यों को सब और से विद्या स्वातंत्र धर्म सुशिक्षा और धन संपदा से संपन्न कर। राजा या सभा में देखिए यहाँ पर
देखिए राजा या सभा में इसे किसी को पूर्ण या निकुल सत्ता एब्सोल्यूट पावर प्राप्त नहीं होनी चाहिए। राजा स्वयं, देखिए यहाँ पर राजा स्वयं सभापति होगा, परंतु वह सभा के अधीन रहेगा रहेगा जैसा देखिए जैसा सभा राजा के अधीन रहेगी। यदि राजा स्वच्छंद या स्वेच्छाचारी ऑटोक्रेटिक हो जाएगा तो प्रजा पर अत्याचार करने लगेगा। जैसे देखिए जैसे सिंह या कोई मांसाहारी पशु, जैसे सिंह या कोई मांसाहारी पशु अन्य पशु को मारकर खा जाता है, वैसे ही स्वच्छंद राजा प्रजा का नाश कर देगा। आदर्श राजा को अपनी प्रजा के साथ संतान जैसा व्यवहार करना चाहिए और प्रजा को राजा के प्रति माता पिता जैसा सम्मान रखना चाहिए। स्वामी दयानंद ग्राम प्रशासन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर विशेष ध्यान दिया है। सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार राजा को ग्राम प्रशासन के विभिन्न श्रेणियों के प्रधान नियुक्त करने चाहिए। पर 1 गाँव का प्रधान, दूसरा 10 गाँव का प्रधान, तीसरा 20 गाँव का प्रधान, चौथा आपको 100 गाँव का प्रधान और पांचवा 1000 गाँव का प्रधान। देखिए प्रत्येक श्रेणी के प्रधान का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाले अपराधों की सूचना नित्य प्रति अपने से उस प्रधान को देगा, ताकि यह सारी सूचना स्वयं राजा तक पहुंचाई जा सके। अब निष्कर्ष कंक्लूजन देखें आप। कंक्लूजन संक्षेप में स्वामी दयानंद ने जिस राज व्यवस्था का समर्थन किया वह धर्मतंत्र थियोक्रेसी नहीं है, बल्कि कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट है। इसमें धर्म और नैतिकता की रक्षा के साथ साथ सार्वजनिक शिक्षा के संबंध, अनाथ और विधवाओं के संरक्षण और बाल विवाह बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं को उन्मूलन का सुझाव दिया गया है। देखिए राजनीतिक संगठन के बारे में स्वामी दयानंद के विचार आज के युग में कितने व्यवहारिक हैं यह विवाद का विषय हो सकता है, परंतु इन विचारों में न्याय की भावना, सत्य पर आधारित राजनीति और लोक कल्याण के प्रति जो गहरा लगाव निहित है वो आज के युग के लिए सचमुच बहुत सार्थक और मूल्यवान है। देखिए धर्मतंत्र थियोक्रेसी बात करते हैं। धर्मतंत्र ऐसी शासन प्रणाली जिसमें किसी धर्म विशेष को सर्वोच्च मान्यता दी जाती है और शासन उस धर्म के पुरोहितों और मठाधीशों का नियंत्रण रहता है। पश्चिमी परंपरा के अंतर्गत प्राचीन यहूदी राज को धर्मतंत्र का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। देखिए आपको दूसरा देखिए अब यहाँ पर लाला लाजपत राय देखिए यहाँ पर लाला लाजपत राय की बात है। हम देखिए क्या लाला लाजपत राय देखिए यहाँ पर पंजाब केसरी लाला लाजपत राय 1865 से 1928 ईस्वी तक इसका जीवन काल रहा। तो लाला लाजपत राय का जीवन का आपको 1865 से 1928 ईस्वी तक रहा। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय आधुनिक भारत राजनीति विचारक, समाज सुधारक और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका संबंध आर्य समाज से था जिसके मूल संस्थापक स्वामी दयानंद थे। ये बात आपको यहाँ देखिए इसमें देखिए यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि स्वामी दयानंद ने देश को स्वराज, देखिए यहाँ पर जिससे देखिए यहाँ पर क्या इससे देखिए यह बात महत्वपूर्ण है कि स्वामी दयानंद ने देश को स्वराज का जो मंत्र दिया था उसे व्यवहारिक लक्ष्य बनाकर राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने का श्रेय लाला लाजपत राय को है। देखिए इन्होंने भारत के प्राचीन गौरव की चेतना के साथ साथ देश को आधुनिकता की ओर भी प्रेरित किया। इनकी कृतियों में यंग इंडिया, तरुण भारत 1970, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत का राजनीतिक भविष्य 1919 और नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा 1920 विशेष महत्वपूर्ण है। देखिए राष्ट्रवाद की संक्रमण आपको राष्ट्रवाद की संक्रमण कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म की बात यहाँ पर है। देखिए लाजपत राय देखिए आपको लाजपत राय दृढ़ राष्ट्रवादी थे। उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने अपने आदर्श निर्धारित करने और उन्हें कार्यान्वित करने का मूल अधिकार है। स्वराज राष्ट्र की आधुनिक स्वराज राष्ट्र की आत्मा है। देखिए स्वराज यहाँ देखिए क्या कि स्वराज छीन जाने पर देखिए यहाँ पर क्या स्वराज छीन जाने पर कोई भी राष्ट्र मुख्य पशुओं का झुंड रह जाता है। मुख्य पशुओं का झुंड रह जाता है। देखिए मुख्य पशुओं का झुंड रह जाता है। देखिए यहाँ पर मुख्य पशुओं का झुंड रह जाता है। उन्हें जिधर हाँक दो उधर चल देते हैं। किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता में कोई भी हस्तक्षेप उतना ही अस्वाभाविक और अनुचित है जैसे किसी धर्म के अनुयायियों को दूसरे के धर्म के में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं। कोई राष्ट्र इतना गया बीता नहीं होता है कि उस पर किसी दूसरे राष्ट्र के आधिपत्य को उचित ठहराया जा सके, चाहे दूसरा राष्ट्र कितना उन्नत क्यों ना हो। फिर भारत स्वयं एक महान राष्ट्र, उस पर विदेशी शासन का क्या औचित्य है। वस्तुतः स्वराज प्राप्त करके भारत अपने प्राचीन गौरव का पुनरुत्थान कर सकता है। भारत को एक सुदृढ़ और स्वाधीन राजनीतिक जीवन प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। शासितों की सहमति ही किसी सरकार का एकमात्र तर्कसंगत और वैध आधार है। देखिए लाजपत राय ने संकेत किया कि अंग्रेजों ने शस्त्र बल से भारत पर विजय प्राप्त नहीं की है, बल्कि गूढ़ और निर्लज कूटनीतिक युक्तियों से यहाँ अपने प्रभुत्व का संचार फैलाया। उन्हें मात देने के भारतवासी उन्हीं के दौर पर सीखने होंगे। समकालीन उदारपंथी कंटेम्प्रोरी लिबरल्स संवैधानिक संघर्ष कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल के जिस तरीके की वकालत कर लेते वह इसके लिए उपयुक्त नहीं था।
देखिए दूसरी ओर देखिए यहाँ पे क्या देखिए दूसरी ओर निरा आतंकवाद टेररिज्म भी अपने आप में उचित नहीं था, क्योंकि वह भारत की मूल्य परंपरा के प्रतिकूल था। लाजपत राय का कहना था कि देखिए आज का भारतीय राष्ट्रवाद देखिए आपको लाजपत राय का कहना था कि आज का भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए पूरी तरह समर्थ और तैयार है। राष्ट्रवाद शहीदों के रक्त से पुष्ट होता है। अत्याचार और दमन उसे और भी उत्तेजित कर देते हैं। सच्ची बात यह है कि अंग्रेज तानाशाह ने भारतीय राजनीति में आतंक और प्रतिहिंसा की गतिविधियों को जन्म दिया। दादा भाई नौरोजी की तरह लाला लाजपत राय ने भी भारत का असीम आर्थिक दोहन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का सजीव चित्र प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि अंग्रेजों ने किस तरह भारत को व्यापारियों, कृषकों और श्रमिकों को विदेशी साम्राज्यवाद के शिकंजे में जकड़ रखा है। अंग्रेज शासक सरकारी सेवा और सेना पर अंधाधुंध खर्च बढ़ाकर भारत के संसाधनों को बेरहमी से निचोड़ रहे थे। देखिए यहाँ पर क्या कि लाजपत राय ने तर्क दिया कि ऐसी हालात में स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट या स्वदेशी शासन, होम रूल ही भारत का राजनीतिक उदार का एकमात्र उपाय है। भारतीय राष्ट्र को स्वतंत्रता और स्वावलंबन का अनुभव कराने के ब्रिटेन के प्रतीकवादी प्रभुत्व पैटर्नलिस्टिक डोमिनेशन का अंत जरूरी है। इसकी जगह भारतवासियों को स्वयं अपना संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट स्थापित करना चाहिए। यह दावा बिल्कुल बेबुनियाद है कि प्राच्य देशों ओरिएंट के लोग स्वयं अपनी जीवन प्रतिनिधि संस्थाएं, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन स्थापित करने के योग्य नहीं है। देखिए यहाँ पर भारत को स्वराज प्राप्त करने और अपनी लोकतंत्र संस्थाएं स्थापित करने के बाद देश के जनसाधारण की शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। देखिए स्वराज से हम देश को विदेशी शोषण और दमन से तो बचा सकते हैं, परंतु यदि हम सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को ध्यान नहीं देते तो हम देश को पद दलित वर्गों के आक्रोश से नहीं बचा सकते। फिर आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए आपको सामाजिक न्याय की बात देखिए यहाँ पर क्या है। सामाजिक न्याय ऐसी व्यवस्था या नीति का संकेत देता है जो सोशल जस्टिस, जिसमें समाज के मूल्यवान संसाधनों और सुख के स्रोतों को धर्मान वर्गों के हाथों में केंद्रित नहीं होने दिया जाता, बल्कि ऐसे उपाय किए जाते हैं कि इनमें से निर्धन और निर्बल वर्गों को भी अपनी अपनी योग्यता, परिश्रम और आवश्यकता के अनुरूप उचित और सामाजिक हिस्सा मिल सके। देशभक्ति और स्वदेशी पैट्रियोटिज्म एंड स्वदेशी, देखिए देशभक्ति की भावना, देखिए यहाँ पर देशभक्ति की भावना राष्ट्रवाद की पूरक। लाजपत राय के अनुसार देखिए सच्ची देशभक्ति यह मांग करती है कि व्यक्ति समाज के व्यापक हित में निजी हित का बलिदान कर दे। देशभक्ति राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना है। यह राजभक्ति से भिन्न है। राष्ट्र नेशन का स्थान राज्य स्टेट से ऊंचा है, क्योंकि राष्ट्र ही राज्य की प्रणाली को निर्धारित करता है और जरूरत पड़ने पर उसमें उपयुक्त परिवर्तन की निर्णय करता है। देशभक्ति की एक शर्त स्वदेशी है। जीवन के सभी पक्ष स्वदेशी की भावना से अनुप्राणित होने चाहिए। स्वदेशी आंदोलन की प्रसिद्ध मान्यता थी, केवल स्वदेश में बनी वस्तुओं का प्रयोग विदेशी केवल स्वदेश में बनी वस्तुओं का विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी शिक्षा प्रणाली का स्थापना और संरक्षण, विदेशी शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों और आदेशों का निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेसिस्टेंस। लाजपत राय ने स्वदेशी का प्रबल समर्थन करते हुए स्पष्ट किया कि स्वदेशी का अर्थ यह नहीं कि हमें पश्चिम से कुछ भी नहीं लेना है। हमें अपने देश के प्रगति के पश्चिम से जो कुछ सीख सकते हैं उसे सीखने के में कोई संकोच या लज्जा अनुभव नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी राष्ट्रीय लड़ाई आधुनिक परिस्थितियों में आधुनिक सोच के अनुसार लड़नी है। अतः हमें उन अस्त्रों के प्रयोग में दक्षता अर्जित करनी है जिनसे हमारा दमन किया गया है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के लोगों को पश्चिम से जीवन की कला सीखनी है, जीवन के आदर्श नहीं। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध, जिसको बोलते हैं पैसिव रेसिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन किसी अन्यायपूर्ण कानूनी आदेश के प्रति विरोध प्रकट करने का शांतिपूर्ण तरीका। इसमें लोग एकत्र होते हैं, सभाएं करते, जुलूस निकालते हैं, संयम पूर्वक नारे लगाते हैं, इश्तिहार या चौपन्ने बांटते हैं, परंतु ना तो तोड़फोड़ करते ना ही किसी को उत्तेजित करते हैं। पश्चिमी जगत के आदर्श में आपको लाजपत राय ने पूंजीवाद, कैपिटलिज्म और समाजवाद, सोशलिज्म दोनों को आगाह किया, परंतु समाजवाद के कुछ तत्व वांछनीय। यह समाज आर्थिक विषमता, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी पर प्रहार करके सामाजिक न्याय का संदेश देता है। पूंजीवाद को दूषित, घृणित और अनैतिक और पतनोन्मुख बताते हुए लाजपत राय ने तर्क दिया कि पूंजीवादी समाजवादी
देखिए यहाँ पर क्या है कि पूंजीवाद देखिए पूंजीवादी समाजवादी सत्य की तुलना में समाजवादी देखिए पूंजीवादी समाजवादी सत्य की तुलना में समाजवादी देखिए समाजवादी सत्य अधिक वर्ण विश्वसनीय अधिक वर्ण विश्वसनीय और मानवीय परंतु मार्क्स के समाजवाद से जुड़े भौतिकवाद मटेरियलिज्म और ऐतिहासिक नियतिवाद हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म को यहाँ नहीं अपनाया जा सकता। लाजपत राय ने मार्क्स की इस मान्यता का भी खंडन किया कि किसी समाज में समाजवाद की स्थापना से पहले पूंजीवाद का विकास जरूरी है। अब यहाँ के पूंजीवाद की बात कैपिटलिज्म की बात करते हैं औद्योगिक उत्पादन की वह प्रणाली जिसमें सामाजिक उत्पादन के मुख्य साधन भूमि भवन खनिज शोध वन संपदा संयंत्र और पूंजी वितरण और विनिमय के साधन निजी स्वामित्व प्राइवेट ओनरशिप में रहने दिए जाते हैं। इसमें आर्थिक गतिविधि का ध्येय निजी लाभ प्राइवेट प्रॉफिट अर्जित करना होता है। समाजवाद देखिए देखिए सोशलिज्म क्या देखिए औद्योगिक उत्पादन को प्रणाली जिसमें सामाजिक उत्पादन के मुख्य साधन भूमि भवन खनिज स्रोत वन संपदा संयंत्र और पूंजी वितरण और विनिमय के साधन सार्वजनिक स्वामित्व पब्लिक ओनरशिप में रखे जाते हैं। इसमें आर्थिक गतिविधि का ध्येय सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। भौतिकवाद मेटेरियलिज्म क्या होता है वह स्थान जो भौतिक जगत को यथार्थ जगत मानता है और जड़ पदार्थ मेटर को सृष्टि का साधन मानता है। इसके अंतर्गत भौतिक और आर्थिक लाभ तथा शारीरिक सुख को जीवन का सुख प्रमुख ध्येय माना जाता है और अन्य सामाजिक मूल्यों और मान्यताएं आध्यात्मिक उन्नयन को गौण स्थान दिया जाता है। आर्थिक नीतिवाद इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट के अर्थ के मार्क्सिज्म से जुड़ा यह सिद्धांत की सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं मूल्यों और आदर्शों सब तथा समस्त सांस्कृतिक तत्वों का स्वरूप समाज की आर्थिक स्थिति से विशेषता परिचित उत्पादन प्रणाली मेड ऑफ प्रोडक्शन के स्वरूप को निर्धारित होता है। मेड ऑफ प्रोडक्शन के स्वरूप से निर्धारित होता है। तो आपको निष्कर्ष यहाँ देखिए निष्कर्ष देखिए कंक्लूजन देखिए आपके आर्य समाज के सक्रिय कार्यकर्ता के नाते लाजपत राय ने राष्ट्रीय जीवन में धर्म की भूमिका और देश के अतीत गौरवमय के पुनरुत्थान को विशेष मानते हैं। परंतु साथ ही उन्होंने आधुनिक शिक्षा आधुनिक चिंतन और आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं से गहरा सरोकार प्रकट करते अतीत और वर्तमान के बीच प्रभावशाली संपर्क हेतु निर्माण उन्होंने स्पष्ट कहा कि आधुनिक युग की परिस्थितियों में प्राचीन हिंदू राज व्यवस्था जो के त्यों नहीं अपनाया जा सकता। आज का भारतीय समाज जिस बहुत सांप्रदायिक मल्टी कम्युनल रूप में विकसित हो चुका है उसमें मनु की समाज व्यवस्था और राज व्यवस्था लागू करना व्यवहारिक नहीं है। इस दृष्टि से लाजपत राय ने स्वामी दयानंद के विचारों से भी मतभेद प्रकट किया। उन्होंने भारतवासियों को पश्चिम की उद्यमशीलता और बौद्धिक उपाधियों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। देखिए स्वराज की इस मांग के साथ साथ उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि अंग्रेजों ने भारत में जो जमींदार प्रथा लैंड लॉर्डिज्म लागू की थी और एकाधिकार पूंजीवाद मोनोपोली कैपिटलिज्म स्थापित किया था। भारत की उन्नति के लिए इन दोनों का अंत जरूरी था। देखिए जमींदारी प्रथा देखिए आपको जमींदारी प्रथा लैंड लॉर्डिज्म की बात वह प्रणाली जिसके अंतर्गत भूमि का स्वामी जमींदार लैंडलॉर्ड होता है। किसान उसका पट्टेदार टीनेट कहलाता है। फसल अच्छी हो या खराब किसान नियत लगान निरंतर देने को बाद होता है। ऐसी हालत में किसान न केवल अत्यंत निर्धन रह जाते हैं बल्कि कर्ज में डूबे भी रहते हैं। एकाधिकार पूंजीवाद देखिए आपको मोनोपोली कैपिटलिज्म देखिए पूंजीवाद के विकास की वह अवस्था जिसमें छोटे प्रतिस्पर्धी मैदान से बाहर हो जाते हैं और सारी पूंजी इन्हीं उद्यमों इंटरप्राइजेज परस्पर आश्रित विशाल निगमों बिग कॉर्पोरेशन और न्यास और ट्रस्ट के हाथों में केंद्रित हो जाती है। आगे आपको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बात यहाँ की गई है। इसमें देखो लोकमान्य बाल तिलक का आपको जीवन काल 1856 से 1920 ईस्वी तक रहा। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथ ऋषि कहा जाता है। एक महान पत्रकार शिक्षक जननायक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक नया मोड़ देकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को देश के स्वाधीनता संघर्ष के आमूल परिवर्तनवादी कार्यक्रम मेडिकल प्रोग्राम अपनाने के विवश कर दिया। इस तरह उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अमूल्य योगदान किया। एक सजग पत्रकार के नाते उन्होंने 2 साप्ताहिक पत्र निकाले मराठी में केसी और अंग्रेजी मराठा। केसी में उन्होंने जो विचार उत्तेजक लेख और संपादक के लिखे विविध अवसरों पर जो ओजस्वी भाषण दिए वे उनके राजनीतिक विचारों की मुख्य स्रोत सामग्री। गीता रहस्य उनकी धार्मिक कृति है। देखिए गीता रहस्य उनकी धार्मिक कृति है। मतलब गीता रहस्य वही आपको लिखा देखिए यहाँ पर जिसमें कर्मयुक्त अन्याय अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का प्रेरणादायक संदेश निहित है। मतलब गीता रहस्य में आपको गीता रहस्य में कर्मयुक्त अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का प्रेरणादायक संदेश निहित है। फिर आपको आगे
देखिए यहाँ पर क्या इसमें कहा गया कि आमूल परिवर्तनवादी कार्यक्रम देखिए, रेडिकल प्रोग्राम देखिए यहाँ पर, रेडिकल प्रोग्राम देखिए, आमूल परिवर्तनवादी कार्यक्रम, रेडिकल प्रोग्राम देखिए यहाँ पर, ऐसा कार्यक्रम जिसमें वर्तमान व्यवस्था को शुरू से अंत तक बदलने की मांग की जाती है, ताकि इससे जो नई व्यवस्था स्थापित हो वह पुरानी व्यवस्था से सर्वथा भिन्न हो। देखिए यहाँ पर समाज सुधार कार्यक्रम देखिए यहाँ पर, प्रोग्राम ऑफ सोशल रिफॉर्म देखिए, तिलक ने भारत में समाज सुधार का कार्यक्रम लागू करने की ब्रिटिश सरकार का मुंह ताकना उचित नहीं समझा। हालांकि राजा राममोहन राय ने जैसे समाज सुधार की इस मामले में ब्रिटिश सरकार की सहायता उचित समझते थे। अब राजा राममोहन राय के जीवन का 1772 से लेकर 1880 तक यहाँ पर कि तिलक ने स्वयं समाज सेवा आंदोलन का नेतृत्व का बीड़ा उठाया। तिलक ने स्वयं समाज सेवा आंदोलन के नेतृत्व का बीड़ा उठाया। इसके लिए उन्होंने भारतीय को विदेश यात्रा करने की प्रेरणा दी, ताकि उनके ज्ञान और विचार शक्ति का विस्तार हो। देखिए विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, ताकि स्त्रियों के प्रति अन्याय को रोका जा सके। स्त्री शिक्षा की पैरवी की, आवश्यकता अनटचेबिलिटी की अमान्य प्रथा का विरोध किया और जात पात आधारित भेदभाव की निंदा की। उन्हें निर्धन और दलित वर्गों के प्रति असीम सहानुभूति थी। देखिए यहाँ पर अतिरिक्त भारत की चीज समस्त सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप भारतीय समाज में सच्चा सुधार लाना चाहते थे। पश्चिम के अंधानुकरण के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे मूर्धन्य नेताओं के समाज सुधार कार्यक्रम का इसलिए विरोध किया, क्योंकि ये महानुभाव भारत के परंपरागत सामाजिक मूल्यों में गहरी आस्था नहीं रखते थे, बल्कि भारत को हूबहू पश्चिमी सभ्यता के अनुरूप ढालने के लिए पुरानी सब परंपराओं को मिटा देने को तैयार थे। तिलक ने तर्क दिया कि भारत की अपनी एक स्वस्थ आध्यात्मिक संस्कृति जिसे हम भूल चुके हैं, और इसीलिए यहाँ कई अंधविश्वास और कुरीतियाँ घर कर चुकी। उस संस्कृति की अवहेलना करते हुए भारतीय समाज को यूरोपीय भौतिकवाद तक बुद्धिवाद, वेस्टर्निज्म और उपयोगितावाद, यूटिलिटेरिज्म के साथ ढालने का प्रयास विनाशकारी होगा। तिलक ने दूसरे समाज सुधार को याद दिलाया कि वर्तमान युग में हमारा पतन हिंदू धर्म निष्ठा के कारण नहीं हुआ, बल्कि इस धर्म के त्याग के कारण हुआ है। फिर इन समाज सुधारकों को जन समर्थन, पॉपुलर सपोर्ट भी प्राप्त नहीं था, बल्कि वे राज की बलपूर्वक मुल्क शक्ति कोहर्सिव पावर और प्रशासन की आज्ञा एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्रीज के साथ इस देश के समाज को पश्चिमी सांचे में ढालने को तत्पर थे। तिलक ने तर्क दिया कि इससे न केवल हमारे आत्मसम्मान और आत्मगौरव को ठेस लगेगी, बल्कि भारतीय समाज के आंतरिक मामलों में विदेशी शासक का हस्तक्षेप अपने आप में अनैतिक है। अभी देखिए गोविंद महतो यहाँ पर जो कहा गया न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे के जीवन का आपको 1842 से लेकर 1921 तक रहा, और फिर गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन 1866 से 1915 तक रहा। अब तक बुद्धिवाद रैशनलिज्म किसको कहते हैं? हम तक बुद्धिवाद या रैशनलिज्म देखिए रैशनलिज्म देखिए यह दृष्टिकोण कि हमारे जीवन शैली और हमारे विचार तक बुद्धि रीजन पर आधारित होने चाहिए। इनमें भावना धार्मिक विश्वास के कोई स्थान नहीं होता, इसी को तक बुद्धिवाद करते हैं। उपयोगितावाद यूटिलिटेरिज्म किसको, वह दृष्टिकोण जो भौतिक सुख को बढ़ाने और दुख को कम करने के प्रयत्न को मानव प्रकृति का मूल प्रेरक मानता है, और इस अर्थ में अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर को सार्वजनिक नीति का सर्वोपरि लक्ष्य स्वीकार करता है। लोकमान्य अनुसार सच्चा समाज सुधार देखिए, सच्चा समाज सुधार समाज के भीतर जन्म लेता है। अतः लंबे चौड़े कानून बनाकर उन्हें बाहर से समाज पर थोपने से कोई लाभ नहीं होता। स्वयं समाज के भीतर सुधार की प्रेरणा जगाना जरूरी है। प्रगतिशील शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से स्वस्थ सामाजिक परिवर्तन का वातावरण तैयार किया जा सकता है। हिंदू समाज वैदिक धर्म की विवेक सम्मत परंपरा को पुनर्जीवित करके अंधविश्वास और कुरीतियों पर सक्षम प्रहार किया जा सकता है। जिस नेतृत्व को भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कोई आस्था नहीं है और जो पश्चिम के सामाजिक इतिहास से आधे अधूरे विचार उधार लेकर इस देश में समाज सुधार लाने का दम भरता है, उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रवाद देखिए आपको नेशनल एजुकेशन एंड नेशनलिज्म देखिए तिलक ने अनुभव किया कि लॉर्ड मैकाले देश में जो पश्चिमी शिक्षा प्रणाली स्थापित की थी वह राष्ट्र के भावी स्वास्थ्य और कल्याण के घातक थी। यह शिक्षा प्रणाली नई पीढ़ी और भारत की विशाल जनसंख्या बीच न केवल अलगाव पैदा कर रही थी, बल्कि नई पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक मूल्य परंपरा और आदर्शों से विमुख कर रही थी। सरकारी संस्थाओं पर पश्चिमी शिक्षा प्रणाली युवा पीढ़ी को अपने अतीत के शानदार धरोहर से वंचित कर रही थी। इसके विपरीत तिलक ने संपूर्ण देश में राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोलने की सलाह दी, ताकि जनसाधारण को कम खर्ची और स्वस्थ शिक्षा प्रदान जा सके, जो उसमें आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की भावना बढ़ सके। श्वेत तिलक ने ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना में सक्रिय योग दिया, जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम का अभिन्न अंग थी। अब यदि आपको लॉर्ड मैकाले जीवन का आपको 1800 से लेकर 1819 ईस्वी तक रहा।
फिर तिलक के अनुसार देखिए, तिलक के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, तिलक के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण प्राचीन भारतीय संस्कृति के स्वस्थ और जीवन परंपरा के आधार पर होना चाहिए। राष्ट्रपति के सच्चा राष्ट्रपति पुरानी नींव पर, सच्चा राष्ट्रपति पुरानी नींव पर, देखिए यहाँ पर सच्चा राष्ट्रपति पुरानी नींव पर नया ढांचा खड़ा करना चाहेगा। पुरानी परंपराओं का अवमानना, देखिए पुरानी परंपरा की अवमानना करके जो सुधार लाया जाएगा वो निराधार होगा। हमारे संस्थाओं का एंग्लिसिजेशन का अर्थ होगा उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण, डीनेशनलाइजेशन। तिलक ने जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का संचार करने के लिए गणपति उत्सव उत्सवों का आयोजन किया। वस्तु तिलक पश्चिमी आदर्शों और मूल्य परंपरा के विरुद्ध थे, पश्चिमी कार्य प्रणाली के विरुद्ध नहीं थे। उन्होंने पश्चिमी मूल्यों पर आधारित शिक्षा का विरोध किया, पश्चिमी ढंग के स्कूल और कॉलेज खोलने का विरोध नहीं किया। ऐसे संकेत मिलते कि उन्हें गणपति उत्सव के आयोजन की प्रेरणा गणपति उत्सव के आयोजन की प्रेरणा प्राचीन यूनान के इतिहास से मिली थी, जिसमें देवी देवताओं के नाम पर जनशक्ति को गतिमान करने के ओलंपिक खेलकूद आयोजित किए जाते थे। शिवाजी उत्सव के आयोजन की प्रेरणा उन्हें टॉमस कार्लाइल और जॉन रस्किन की कृतियों में चित्रित वीर पूजा, हीरो वर्शिप के उदाहरणों से मिलती है। अब टॉमस कार्लाइल के जीवन का 1795 से 1881 ईस्वी तक, और आपको जॉन रस्किन के जीवन का आपको 1819 से लेकर 1819 से लेकर आपको 19 ईस्वी तक रहा। तिलक ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रवाद का कोई मूर्त सत्ता नहीं है, बल्कि एक तरह का विचार या भावना है। यह देशवासियों को उन महापुरुषों की याद दिलाता है जिन्होंने देश के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवाजी एक ऐसे महापुरुष है जिन्होंने अपने आदम शौर्य और न्यायप्रियता जन कल्याण को बढ़ावा दिया। उन्होंने किसी संप्रदाय क्षेत्र विशेष के लोगों के संकीर्ण हितों को कभी प्राथमिकता नहीं थी। राष्ट्रवाद की संकल्पना राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय सेल्फ डिटर्मिनेशन के पश्चिमी सिद्धांतों से भी प्रभावित थी। उन्होंने राष्ट्रीयता नेशनलिटी के बारे में जॉन स्टुअर्ट मिल की परिभाषा को विशेष रूप से प्रमाणिक मानते उद्धृत किया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के बारे में अमेरिकी राजमर्मज्ञ वुडरो विल्सन की संकल्पना को भारत पर लागू करने की पैरवी की। अब देखिए वुडरो विल्सन का जीवन 1856 से 1924 ईस्वी तक, और जॉन स्टुअर्ट मिल का जीवन का 1906 से 1917 ईस्वी तक। अब के स्वदेशी और स्वराज देखिए, भारत का राष्ट्रीय स्वदेशी और स्वराज, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा था कि कांग्रेस के नाम मॉडरेट ने ब्रिटिश सरकार के पास प्रार्थना याचिका पेटिशन भेजने तथा संवैधानिक तरीके कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से संघर्ष लाने की जो नीति अपना रखी थी, उससे अंग्रेजों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ था, और वे भारतवासियों को कुछ भी देने वाले नहीं थे। तिलक ने इन तरीकों को जगह जगह निष्क्रिय प्रतिरोध पैसिव रेसिस्टेंस का समर्थन किया। यह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की पूर्व पीठिका थी। फिर तिलक ने श्री अरविंद बिपिन चंद्र पाल और लाजपत राय के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन चलाया और स्वराज का नारा बुलंद किया। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीतिक अधिकार मांगने से कभी नहीं मिलते, ये अधिकार लड़कर प्राप्त किए जाते हैं। उन्होंने देशवासियों को स्वाधीनता संघर्ष के निर्णायक दौर में पदार्पण करने के तैयार किया। उन्होंने याद दिलाया कि कर्तव्य का मार्ग कभी फूलों से भरा नहीं होता। उन्होंने याद दिलाया कि कर्तव्य का मार्ग कभी फूलों से भरा नहीं होता, यह कांटों से भरा रास्ता है। भारतवासियों को अपने लक्ष्य की सिद्धि के उद्देश्य से आत्मबलिदान के तैयार होना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व करते हुए तिलक ने तर्क दिया कि जब तक हम विदेश में बनी वस्तुओं का बहिष्कार या बॉयकॉट नहीं करते, तब तक स्वदेशी में विश्वास का कोई अर्थ नहीं है। ब्रिटेन में बनी वस्तुओं को खरीदना बंद करके हम ब्रिटिश व्यावसायिक हितों को हानि पहुंचा सकते हैं, जो ब्रिटिश सरकार की जड़ों को हिला देगी। इससे भारत में बनी माल की मांग बढ़ जाएगी, अतः भारत के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर इससे हमारे राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का आधार सुदृढ़ होगा। स्वदेशी का एक पक्ष यह भी था कि भारतवासी ब्रिटिश शासन तंत्र को चालू रखने से अपना हाथ खींच ले, क्योंकि यही तंत्र उन्हें पैरों तले लौंड रहा था। तिलक ने यह विचार रखा कि स्वदेशी केवल आर्थिक अस्त्र नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक और आध्यात्मिक अस्त्र भी। उन्होंने घोषणा कर दी, हम गोरी जातियों को दास नहीं बनाना चाहते। यदि हम गोरी जातियों को दास नहीं बनाना चाहते तो हमें पूरी निष्ठा के साथ स्वदेशी आंदोलन चलाना होगा। यही हमारी मुक्ति का साधन। देखिए यहाँ जहाँ नर्मदा के सदस्य मॉडरेट्स ब्रिटिश शासन अंतर्गत सीमित प्रशासनिक सुधारों की मांग कर रहे थे, वहाँ तक ने ग्राम दरिया उग्रपंथियों एक्सट्रीमिस्ट का नेतृत्व करते हुए स्वराज या स्वशासन सेल्फ रूल की मांग को बढ़ावा दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वराज का अर्थ है अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी जगह जनता का शासन, पीपुल्स रूल। जो समाज सुधारक ब्रिटिश सरकार से समाज सुधार लागू करने की आशा करते थे, उन्हें तिलक ने यह विश्वास दिलाने का पतन किया कि किसी भी सार्थक समाज सुधार से पहले स्वराज प्राप्त जरूरी है। स्वराज और स्वधर्म हमारे इतिहास के गौरवशाली अंग रहे, परंतु आज भी ध्वस्त अवस्था में। उनका जीवनधारा समय की मांग है। टुकड़े समय की मांग है। टुकड़े सुधार से कुछ नहीं होने वाला। ब्रिटिश प्रशासन इस देश के विनाश पर उतारू है।
अतातुर्क ने प्रसिद्ध नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्होंने तर्क दिया कि स्वराज प्राप्ति भारत और आसपास की महान विजय है। तिलक यह चाहते थे कि समाज परिषद तिलक यह चाहते थे कि साम्राज्य परिषद इंपीरियल काउंसिल की सांकेतिक बहुसत्ता नॉमिनल सोवरेनिटी के अंतर्गत भारत की अपनी प्रतिनिधि सभा पूर्ण स्वराज का प्रयोग करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी मांग पूर्ण स्वराज की आंशिक स्वराज कुछ नहीं, आंशिक स्वराज कुछ नहीं। तो यह शब्द ही निर्थक है। धर्मराज के अंतर्गत पूर्ण स्वराज ही रह सकता है। केवल प्रशासनिक सुधार लागू करने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। अब निष्कर्ष कंक्लूजन यहाँ पे क्या कि कंक्लूजन कभी कभी तिलक पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के साथ हिंदू राष्ट्रवाद को मिला दिया और गणपति शिवाजी उत्सव आयोजित करके हिंदुत्व को बढ़ावा दिया। परंतु यह नहीं भूलना चाहिए उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए यह उत्सव आयोजित किए। उन्होंने मुस्लिम या किसी अन्य संप्रदाय के प्रति वैमनस्य का परिचय कभी नहीं दिया। वास्तव में वे ये चाहते थे कि राष्ट्रीय हित में वैमनस्य का परिचय कभी नहीं दिया। वास्तव में ये चाहते थे कि राष्ट्रीय हित में हिंदू और मुसलमानों को कंधे से कंधे मिलाकर काम करना चाहिए। उनका विश्वास था कि हिंदुओं का बुद्धिबल और मुसलमानों का सोच जब एक साथ मिल जाएंगे तब वे ब्रिटिश अधिकार तंत्र को तहस नहस कर देंगे। 1920 में तिलक ने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन को पूरा समर्थन देने की पेशकश की। देखिए खिलाफत आंदोलन देखिए, खिलाफत मूवमेंट देखिए 1920 के आसपास भारत के मुसलमानों का वो आंदोलन जो तुर्की में खलीफा के पद को कायम रखने के चलाया जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्कों की पराजय के बाद यह अंदेशा पैदा हो गया था कि तुर्कों का सुल्तान हट जाने पर विश्व के मुस्लिम समुदाय की एकता भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि एकता नष्ट हो जाएगी। अब यहाँ देखिए क्या कि आपको एकता नष्ट हो जाएगी क्योंकि तुर्की का सुल्तान ही खलीफा के रूप में संपूर्ण मुस्लिम जगत का धार्मिक अध्यक्ष था। अतः भारत के मुसलमान ब्रिटिश शासकों पर दबाव डाल रहे थे कि युद्धों में तुर्की की पराजय से खलीफा की गरिमा आंच नहीं आनी चाहिए। तिलक उग्रपंथी अवस्था, परंतु उन्होंने स्वराज प्राप्ति का हिंसा वायलेंस की वकालत कभी नहीं की। उन्होंने क्रांतिका को सराहना अवश्य की, परंतु जनशक्ति को जागृत और गतिमान करने को उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन किया। ब्रिटिश आर्थिक हितों को क्षति पहुंचाई और ब्रिटिश शासन तंत्र में अटका अंग्रेजों को यहाँ से प्रस्थान करने की विवश करना चाहते थे। उन्होंने राजनीतिक हत्या या आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन नहीं किया। उनके विचार से ऐसे साधन नैतिक दृष्टि से अनुचित थे। तत्कालीन परिस्थितियों में राजनीतिक इष्ट सिद्धि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की दृष्टि से भी अनुपयुक्त थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। अलग बिपिन चंद्र पाल जीवन 1858 से 1932 तक रहा। बिपिन चंद्र पाल आधुनिक भारत के ऐसे राजनीतिक विचारक थे जो राष्ट्रवाद स्वराज और स्वदेशी प्रमुख सिद्धांतकार के रूप में विख्यात। उन्होंने इस संकल्पना को धार्मिक नैतिक और आध्यात्मिक संदर्भ में विकसित करके भारत के स्वाधीनता आंदोलन को बढ़ावा दिया। इनका तत्कालिक ध्येय भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वाधीनता प्राप्त कराना था, जो परंतु इनका व्यापक लक्ष्य विश्व बंधुत्व की कल्पना को साकार करना था। पाल के लेखों में कृतियों में द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में भारतीय राष्ट्रवाद की मूल चेतना 1910 की सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए राष्ट्र की संकल्पना के कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन आप देखिए यहाँ पर राष्ट्र की संकल्पना के कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन देखिए। पाल के अनुसार, बिपिन चंद्र पाल के अनुसार व्यक्ति और राष्ट्र का परस्पर संबंध किसी यांत्रिक अनुबंध मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित नहीं है। यह ऐसा अटूट संबंध जैसा किसी जीवित प्राणी ऑर्गेनिज्म और उसके अंगों और ऑर्गन्स में पाया जाता है। राष्ट्र के अंतर्गत मनुष्य एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं जैसे वे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अंग हो। इस तरह पाल ने राष्ट्र के आंगिक सिद्धांत ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द नेशन का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार व्यक्ति राष्ट्र के साथ एक सर्वव्यापक बौद्धिक और नैतिक बंधन बंधा है। वस्तुतः राष्ट्र व्यक्ति की आत्मा सर्फ का विराट रूप है। जैसे अंगों की साधकता अपने पृथक अस्तित्व में नहीं बल्कि संपूर्ण प्राणी के स्वास्थ्य और पौष्टिकता में नहीं था। वैसे ही व्यक्ति की सार्थकता राष्ट्र के सामूहिक जीवन को संवारने में है। यदि प्राणी नष्ट हो जाए तो उसके अंग अपने आप निरर्थक और नष्ट हो जाएंगे। यदि प्राणी नष्ट हो जाए तो उसके अंग अपने आप निरर्थक और नष्ट हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी का महत्व पृथक अंगों से बढ़कर है। अतः राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र के कल्याण के हित में व्यक्ति को अपना बलिदान करने के तैयार रहना चाहिए। वर्तमान युग में अर्थात पाल के समय में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म की मांग यह है कि व्यक्ति राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अर्थात भारत माता की मुक्ति के लिए सर्वस्व समर्पित कर दे। देखिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति का उपाय स्वराज और स्वदेशी। देखिए आपको भारत वे टू लिबरेशन फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म स्वराज एंड स्वदेशी।
भारत राष्ट्र को देखिए भारत राष्ट्र को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्त कैसे कराया जाए, यह स्पष्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या यह स्पष्ट करने के पार ने आध्यात्मिक रूपक का सार या इस व्याख्या के अनुसार आत्मा का ध्येय ब्रह्मा या परमात्मा का साक्षात्कार करना है। परंतु इन दोनों के बीच माया बाधा उपस्थित करती प्रस्तुत रूपक व्यक्ति आत्मा है। राष्ट्र या भारत माता ब्रह्मा का समानांतर है। ब्रिटिश उपनिवेश माया जो व्यक्ति और भारत माता के बीच दीवार बनकर खड़ा है। माया बहुत आकर्षक है परंतु वह एक छलना है, अतः आत्मा को उसके मुँह जाल से परे रहना चाहिए। ब्रिटिश शासक तरह तरह के आश्वासन और प्रलोभन देकर भारतवासियों को अपने कर्तव्य से विमुख करने को तत्पर है। परंतु उन्हें इनसे सावधान रहना चाहिए। माया को माया से नहीं जीत सकते, वैराग्य से जीत सकते हैं। ब्रिटिश शासकों के पास विशाल शस्त्र बल है, भारतवासियों के पास वैसा शस्त्र बल नहीं है। यदि ये उनके साथ सशस्त्र संघर्ष हमें उलझ जाएंगे तो वे उन पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः उन्हें परास्त करने के लिए दूसरी स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। इसके लिए राजनीति पॉलिटिक्स उपयुक्त साधन सिद्ध होगी। देखिए पार ने राजनीतिक तुलना शतरंज के खेल गेम ऑफ चेस से की है, जो सूझबूझ और दाव पेच का खेल है। राष्ट्रवादियों को अपना कार्यक्रम बनाते समय ब्रिटिश अधिकार तंत्र ब्यूरोक्रेसी के सारे चार समझकर उनका उपयुक्त जवाब देना चाहिए। ब्रिटिश शासकों को न्याय और सहृदयता की प्रार्थना करना व्यर्थ है। ब्रिटिश शासकों से न्याय और सहृदयता की प्रार्थना करना व्यर्थ है। राष्ट्रवादियों को आत्मबल बढ़ाकर अनोखी सूझबूझ से उन्हें मान देनी होगी। आत्मबल बढ़ाने का उपाय स्वराज की साधना, जो मनुष्य को सच्ची स्वतंत्रता को ले जाती है। मनुष्य की आत्मा स्वभावतः स्वतंत्र है। स्वतंत्रता आत्मा की शक्ति जो मनुष्य की चेतना के माध्यम से प्रवाहित होती है। जब माया इस प्रभाव में बाधा डालती है तब अपनी आत्मा की शक्तियों से मनुष्य का संपर्क टूट जाता है और मनुष्य पराधीन हो जाता है। मनुष्य को अपनी आत्मा से संवाद कम्युनियन स्थापित करने के माता का ध्यान करना चाहिए, जो शक्ति का साक्षात रूप है। माता की आत्मा स्वराज का मूल मंत्र है। सांसारिक जीवन में राष्ट्र ही माता के तुल्य है, जो भारत माता के रूप में सार्थक होता है। अतः जब कोई भारतवासी भारत माता की मुक्ति के संघर्ष करता है तो स्वराज की साधना करता है। पाल ने सुझाव दिया कि भारत के राष्ट्रवादियों को स्वराज की साधना के ब्रिटिश शासन रूपी माया की अवहेलना करते हुए भारत माता सीधा संवाद स्थापित करना चाहिए। इसका एकमात्र साधन स्वदेशी है। देखिए स्वदेशी आंदोलन के तीन पक्ष है। देखिए बॉयकॉट बहिष्कार, बॉयकॉट या बहिष्कार जो इसका आर्थिक पक्ष है, और दूसरा देखिए आपको राष्ट्रीय शिक्षा नेशनल एजुकेशन इसका शैक्षिक पक्ष है, और तीसरा निष्क्रिय प्रतिरोध पैसिव रेसिस्टेंस इसका राजनीतिक पक्ष है। आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी को अपनाने का परिणाम यह होगा कि भारतवासी केवल स्वदेश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे और विदेश में बनी वस्तुओं त्याग करेंगे। अतः ब्रिटिश माल निर्माताओं के यहाँ बाजार नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ उनका बनाया हुआ माल नहीं बिक पाएगा। इसे भारत में ही आवश्यक वस्तु उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उनकी मांग एकदम बढ़ जाएगी। शैक्षिक क्षेत्र में देखिए यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्र में अब स्वदेशी को अपनाने पर लोग अंग्रेजी स्कूलों से अपने बच्चों को हटा लेंगे, जिससे अपने ही देश में विकसित ज्ञान विज्ञान का आधार पर आधुनिक शिक्षा अपनाने को उदय होगा। फिर राजनीतिक क्षेत्र में स्वदेशी को अपनाने का अर्थ यह होगा कि देश के लोग उन सब कानून की अवज्ञा करेंगे जो जन कल्याण को ध्यान में रखकर नहीं बनाएंगे। पाल ने तर्क दिया कि जैसे वैरागी पुरुष माया से कोई सरोकार नहीं रखता, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और अंत में हारकर उनके रास्ते से हट जाती है। वैसे स्वदेशी को अपनाने वाले भारतीय व्यक्ति से तंग आकर ब्रिटिश सरकार अपना ब्यूरो बिस्तर समेट कर वापस जाने को विवश हो जाएगी। स्वदेशी आंदोलन कर ब्रिटिश शासन अंत कर देगा, बल्कि देश को भी धन देशभक्ति और प्रगति से मालामाल कर देगा। देखिए यहाँ पर जो आपको क्या पाल के अनुसार स्वदेशी के विध रूप देखिए यहाँ पर पाल और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्वदेशी देखिए पाल का आर्थिक फॉर्म क्या था, विदेशी वस्तु का बहिष्कार बॉयकॉट, स्वदेशी वस्तु को उत्पादन प्रोत्साहन करना है। शैक्षिक एजुकेशन फॉर्म क्या है, अंग्रेजी स्कूल का बहिष्कार बॉयकॉट, स्वदेशी विद्या पर आधारित शिक्षा नीति को प्रोत्साहन। फिर देखिए राजनीतिक रूप देखिए पॉलिटिकल फॉर्म देखिए पर निष्क्रिय प्रतिरोध पैसिव रेसिस्टेंस स्वराज की प्राप्ति। अब की प्रचुरता प्रेंटी देशभक्ति, इससे क्या स्त्रियों में क्या प्राप्त, प्रचुरता प्रेंटी प्राप्त, देशभक्ति पैट्रियटिज्म प्राप्त होता है और प्रगति प्रोग्रेस प्राप्त होगा। विश्व बंधु की संकल्पना क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रेटर्निटी देखिए यहाँ पर क्या है कि वो पाल के अनुसार राष्ट्रवाद के स्तर पर स्वराज के साथ हमारा तात्कालिक उद्देश्य है, परंतु राष्ट्र के स्वाधीन हो जाने पर हमारा पूरा नहीं हो जाएगा। इसके बाद हमें अपनी आधारित परंपरा के अनुरूप विश्व कल्याण का दायित्व संभालना होगा। संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण मानवता ब्रह्मा में समाई हुई है, अतः ब्रह्मा के साथ आत्मा के मिलन का अर्थ यह होगा कि मनुष्य अपने आप को सारी मानवता के साथ एकाकार कर ले। जैसे व्यक्ति
जैसे व्यक्ति राष्ट्र रूपी देह का अंग है, वैसे राष्ट्र भी संपूर्ण मानव जाति रूपी देह का एक अंग है। तो अतः राष्ट्र को अपने जीवन और आकांक्षाओं की पूर्ति के संपूर्ण विश्व के साथ नैतिक बंधन में बांधना होगा। जैसे मनुष्य को उद्धार के लिए राष्ट्र की मुक्ति आवश्यक है, वैसे ही राष्ट्र की सार्थकता के विश्व बंधुत्व की साधना अभिष्ट है। इस लक्ष्य की ओर एक आरंभिक चरण के रूप में पाल ने सामाजिक संघ इंपीरियल फेडरेशन बनाने का सुझाव दिया, जिसमें ब्रिटेन और उसके भूतपूर्व उपनिवेश समेत होंगे। इस संघ का प्रस्तावित विश्व संघ यूनिवर्सल फेडरेशन का आर्मी ढांचा प्रस्तुत करना होगा। भारत को विश्वास है कि विश्व संघ का निर्माण भारतीय परंपरा के आध्यात्मिक क्षेत्र की परिणति होगी, क्योंकि विश्व को आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करना भारत की विधि नियति है। भारत तक दिया कि यूरोप के लोग जिस अविश्वाद यूनिवर्सलिज्म का दम भरते हैं वह स्वयं जातियों के संगठन तक सीमित है। उनमें मानव गरिमा ह्यूमन डिग्निटी के प्रति आस्था कोई संकेत नहीं मिलता। इसके विपरीत स्वराज प्राप्त करने के बाद भारत को हिंदू मुसलमान और एंग्लो इंडियन लोगों का संघीय राष्ट्र बनाना होगा, जिसमें प्रत्येक समुदाय को समान स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जहां यूरोप और अमेरिका के क्रूर लोकतंत्र क्रूर डेमोक्रेसी मनुष्य को भौतिकवाद मेटेरियलिज्म की अंतिदौर में धकेल कर नैतिक दृष्टि से भ्रष्ट कर रहा होगा। भ्रष्ट करके वहाँ भारतीय समाज, वहाँ भारतीय स्वराज प्रत्येक व्यक्ति के दिव्य उद्गम डिवाइन ओरिजिन, देखिए डिवाइन ओरिजिन, दिव्य प्रकृति, डिवाइन नेचर, दिव्य संभावना, डिवाइन पॉसिबिलिटीज और दिव्य नियति, दिव्य नियति, डिवाइन डेस्टिनी के आधार पर उनकी समानता इक्वलिटी को प्रतिबिंबित करेगा। पश्चिमी परंपरा मनुष्य की इच्छाओं का अधिकतम संतुष्टि बल देती है, जो समाज में सारे संघर्ष की जड़ है। परंतु भारतीय परंपरा भौतिक आवश्यकताओं को सीमित करने और स्वयं डिसिप्लिन का मार्ग दिखाती है, जो मानव संबंधों में बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है। देखिए, पाल ने भारतीय परंपरा गरिमा को उजागर करके भारत के लोगों का आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ाने का प्रयत्न किया, ताकि वे स्वाधीनता के संघर्ष में पूरी तन्मयता से जुट पाए। परंतु उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता को विश्व बंधुत्व तक ले जाने का जो मार्ग दिखाया वो उतना स्पष्ट नहीं है। तो देखिए, आपको फिलहाल तो उस आदर्शवाद के चैप्टर को यहीं तक फिनिश रखिए, उसके बाद हम अरबिंदो करके वीडियो देखेंगे।